बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल हमारा नया चैप्टर है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं तो सबसे पहले हमें एक अदद क्वेश्चन बनाना पड़ता है कि हम आखिर चाह क्या रहे हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन की बेस पर हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं। कभी कभी ये होता है कि एक क्वेश्चन के ऊपर ही सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस बनती है, लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि मल्टीपल हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं। अब उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है वैसी की वैसी ही है या नहीं, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। नाउ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन लॉजिकल स्ट्रक्चर्स और डिजाइंस। ठीक है जी। अब इन्वेस्टिगेटर को सिस्टमैटिकली इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जी कि फिर से फॉर एग्जांपल फलानी जो चीज़ है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है या वेरिएबल है। बेसिकली क्या क्या वेरिएबल्स हैं जो कि हमें निकालने होंगे, हम किस तरह से स्टडी को डिज़ाइन करेंगे, क्या पाथ होना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें जो है आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाती हैं, जो आगे हम आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली वो है एक वैल्यू है जो कि चेंज होती रहती है। ठीक है जी। अब से फॉर एग्जांपल मैं ये बात कर रही हूँ कि जी मैंने कुछ पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल चेक करना था, तो चूंकि पर्सन टू पर्सन वेरिएशन आएगी ब्लड शुगर लेवल के ऊपर, तो ये मेरा ब्लड शुगर वेरिएबल हो जाएगा। अब से फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लड शुगर चेक करना चाह रही हूँ और साथ में मैं एक जो है मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि जो हाई ब्लड शुगर लेवल, अगर से फॉर एग्जांपल जिन लोगों का हाई आया, सबका तो नहीं आएगा, कुछ का नॉर्मल रेंज में भी आएगा, कि जिन लोगों का हाई आया है उन लोगों की पीछे वजह क्या थी। ठीक है, उनका स्ट्रेस लेवल था, या उनकी अनयूजुअल ईटिंग हैबिट्स थी, या उनकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थी। ऐसी क्या चीज थी जिसके नतीजे में इनका ब्लड शुगर लेवल हाई आ रहा है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि हम देखना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज की वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने जी रैंडमली लोग उठाने शुरू किया, उनका ब्लड शुगर चेक करना शुरू किया, जिनका नॉर्मल रेंज में आ रहा है उनको एक तरफ करते गए और जिनका बढ़ा हुआ आ रहा है उनको एक तरफ कर लिया। अब जिन लोगों के बड़े बड़े आए हैं उनसे फिर आप सवाल पूछेंगे कि जी फलानी वजह से हुआ है, क्या हुआ है, वो आपको रीजंस बता रहे होते हैं, यूजुअली रीजंस बता रहे होते हैं। मैं ब्लड शुगर के मामले में इसलिए इतनी कंफर्म हूँ कि मैं एक जमाने में अपना जब मैं रिसर्च प्रोजेक्ट कर रही थी, तो जब मैं ब्लड शुगर के हवाले से मैंने बात की लोगों से, तो दो दे वर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड अबाउट एनीथिंग, दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ द कंडीशन वाई दे गॉट हाई ब्लड शुगर। मतलब इस तरह से कि इवन उन्होंने ये तक बताया कि जी मुझे पहले शुगर नहीं थी, मेरे घर में किसी की मौत हो गई जिसके बाद मुझे शुगर आना शुरू हुआ। किसी ने ये बताया कि जी मेरी प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, जब प्रेगनेंसी खत्म हुई तो मुझे शुगर होना शुरू हो गया। कुछ का कहना ये था कि जी एक्सीडेंटल था, पहले मुझे तो कुछ नहीं मालूम था, किसी और वजह से मैं गई थी, जो मेरे टेस्ट हुए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी तो फिर पता चला। कुछ का कहना ये था कि मुझे मुस्तकिल बीमारी का एक एहसास रहता था, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ अनवेल बीइंग। तो उसकी बेस पर उन्होंने कहा कि चलो एहतियातन चेक करा लेते हैं कि क्या कोई एनीमिया वगैरह ना हो जिसकी वजह से मुस्तकिल थकन या परेशानी हो रही है। तो उस पर जब चेक कराया तो पता चला कि एनीमिया तो नहीं था लेकिन शुगर निकल के आ गई। ठीक है, तो मतलब इस तरह की जो भी रीजंस थे, ये मतलब मैं उन लोगों का बता रही हूँ जो कि बेसिकली हम उनको इलिटरेट में शुमार कर रहे होते हैं, उन लोगों की तरफ से भी इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा होता है कि जी मतलब हमारा ब्लड शुगर क्यों बढ़ा हुआ है। तो आप फिर वो उनको चेक कर लें। अब वो जो चेक करेंगे तो उसके बाद फिर आपके पास पीछे एक रीजन आ जाएगा कि जी फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने आपको ये बोला कि जी एक एक्सीडेंट हुआ था या कोई बीमारी हुई थी उसके बाद हुआ। अब आपने ये देखना है कि आपके, अब ये भी तो वेरिएबल बन गया ना, जो नई चीज निकल के आई वो भी वेरिएबल है कि जी थकन हो रही थी, तबीयत खराब हो रही थी, एक ये रीजन हो गया। या प्रेगनेंसी थी, अनकंट्रोल्ड प्रेगनेंसी थी या कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी जिसके बाद हो गया। या ये कि जी से फॉर एग्जांपल घर में किसी बंदे की डेथ हो गई उसके बाद हो गया। अब घर में किसी बंदे की डेथ का मतलब एक स्ट्रेस है। ठीक है, हो सकता है कि वो जो बंदा है वो घर में वाहिद कमाने वाला हो, तो उसके बाद जो स्ट्रेस आता है वो क्या आता है कि जी हम आगे की लाइफ कैसे गुजार पाएंगे। तो वो जो एक कंटिन्यूस स्ट्रेस होता है वो भी अल्टीमेटली जो है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है। कुछ लोगों के यहाँ तक भी है कि जैसे से फॉर एग्जांपल कुछ खवातीन जो थी उन्होंने ये बताया, जो कि मतलब जो डाइवोर्सी ग्रुप की जो थी खवातीन, उन्होंने ये कहा कि जी हमारी जब डाइवोर्स हुई थी
तो उसके फौरन बाद जो है वो जब तबीयत खराब हुई, जब हमने जाके चेक कराया तो शुगर लेवल बढ़ी हुई आई, और उसके बाद से हम जो है वो डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं। तो मतलब दीज आर द बेसिक रीजंस जो कि होती हैं। अच्छा, अब आपने जो है इस वेरिएबल के और जो आपका जो चेंज होता हुआ जो वेरिएबल है यानी ब्लड शुगर, उनके दरमियान एक एसोसिएशन तलाश करनी है कि जी फॉर एग्जांपल ये जो था कि ब्लड शुगर होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई या इन प्रॉब्लम्स के नतीजे में ब्लड शुगर बढ़ा। ठीक है, तो ये जो एक कंडीशन आती है, अब आपको इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप ये कह रही हैं कि जी ब्लड शुगर बढ़ गई, ब्लड शुगर बढ़ने के नतीजे में उनको स्ट्रेस पड़ा, और उनको अब ये आपको कॉज एंड इफेक्ट चेक करना होगा एक्सपेरिमेंट करके कि जी ऐसा ही था वाकई में या नहीं। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ था और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स हुए, तो ये ब्लड शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें थी जिनके नतीजे में यानी स्ट्रेस था, बीमारी थी, कोई मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के नतीजे में कोई चेंजेस आए होंगे बॉडी के अंदर जो कि बॉडी को स्ट्रेस में ले गए होंगे उसके नतीजे में, अब जब यहाँ पे उसके नतीजे में अगर ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, कॉज हो गए ये सारे के सारे जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ रहा है। तो आपको जो है बेसिकली इसकी बेस पर हम जो है वो वेरिएबल सेट कर रहे होते हैं कि जी वो वेरिएबल जो अफेक्ट हो रहा है दूसरे वेरिएबल से, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और वो वेरिएबल जो इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखें जी, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपके पास एक अदर वेरिएबल है। जैसे मैंने आपको बोला, से फॉर एग्जांपल हम यही ले लेते हैं कि स्ट्रेस था, डिजीज थी, या अननोन रीजन था, व्हाटएवर, सबके नतीजे में इंक्रीज ब्लड शुगर। ठीक है जी, अब ये जब अगर हम इस तरह से बोल रहे हैं और जो जो डायरेक्शन ऑफ द जो रीजनिंग है वो यूं जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दीज आर द कॉजेज विच आर प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स एंड ब्लड शुगर इज द सिम्टम। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि जी ब्लड अब जो अच्छा ये दूसरी जो है वो डायरेक्शन कुछ बन रही है इस तरह की कि ब्लड शुगर राइज हुआ जिसके नतीजे में स्ट्रेस हुआ, डिजीज हुई, अननोन इफेक्ट्स आए। अगर ये चीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड शुगर इज द कॉज एंड ऑल दीज थिंग्स आर इट्स कॉम्प्लिकेशंस। नाम समझ में आ रहा है, डिफरेंट हो गया। ठीक है जी, तो अगर तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि हमने जो फर्स्ट डायरेक्शन की बात की, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, आई थिंक ये शेयर हो नहीं रही, अगर नहीं हो रही है तो खैर शेयर तो हो रही थी लेकिन पता नहीं क्यों गड़बड़ आ रही थी। ये अब सबको शेयर हो रही होगी। तो अब से फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं, तो ये जो है ना आपका, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा सा, सॉरी। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कॉजेज के नतीजे में सिम्टम्स आ रहे हैं, तो चूंकि ये जो कॉजेज हैं ये भी हमारे एक वेरिएबल है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जो सिम्टम्स है वो भी वेरिएबल है। अब ये जो कॉजेज हैं वो ये सिम्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉजेज क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सिम्टम जो हो गए वो क्या हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सेम अगर यही केस जो है आप ऊपर वाली जो कंडीशन है उसके लिए उठा लेते हैं, ठीक है, इसके लिए उठाते हैं। अब यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल जो है वो कॉज है और उसके नतीजे में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो ब्लड शुगर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रही है। ठीक है जी, अब ये जो रिलेशनशिप है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहलाती है।
ठीक है जी, ये कहलाती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसके नतीजे में आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे, किस तरह से सेट होंगे। अब ये तो अगर समझ में आ गई, तो इसके बाद जो एक और चीज हमारे पास आती है वो ये है कि से फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। ठीक है जी, और इसके अंदर हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा और एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रखा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा। ठीक है जी, अब हो क्या रहा है, इसके नतीजे में हम जो है वो टेस्ट का रिजल्ट चेक कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि आपने एक चीज को ध्यान नहीं दिया था और पता ये चला कि से फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके दरमियान में एक और चीज आ गई। से फॉर एग्जांपल टाइम रख लें हम से इसी सेट टेस्ट पे, ये वाला जो है एरिया जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जी स्ट्रेस है, डिजीज है, इनकी जो कॉजेज हैं वो, और उनके नतीजे में ब्लड शुगर आ रहा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, अच्छा इसके अंदर आपने ईटिंग हैबिट से फॉर एग्जांपल कंसिडर ही नहीं किए थे, ठीक है, या फिजिकल एक्टिविटी जो थी वो आपने कंसिडर ही नहीं की हुई थी। अब हुआ ये कि आपके जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में रिजल्ट ऑल्टर हो गया। जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऑल्टर्ड रिजल्ट हो गया, ऑल्टर्ड रिजल्ट। और वजह उसकी क्या बनी कि बीच में एक और वेरिएबल आके ऐड हो गया, दैट वाज योर ईटिंग हैबिट। आपने दिमाग में रखा ही नहीं था उस चीज को, उस ईटिंग हैबिट के नतीजे में, यानी एक एडिशनल वेरिएबल आ गया, उस ईटिंग हैबिट के नतीजे में आपके रिजल्ट्स ऑल्टर हो गए। ठीक है जी, ईटिंग हैबिट एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नहीं खा रहे होते हैं और फिर उनका ब्लड शुगर बढ़ा होता है। कुछ होते हैं जो कंटिन्यूसली खा रहे होते हैं लेकिन उनका ब्लड शुगर नहीं बढ़ रहा होता। लेकिन कुछ होते हैं कि वो जो थोड़ा बहुत भी खाते हैं उससे भी उनके ब्लड शुगर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। अब अगर ऐसा कोई जो पेशेंट अगर आपके ग्रुप में आ गया है जो कि पहले मौजूद नहीं था और एकदम से आपने वो पेशेंट उठा लिया, तो उसके नतीजे में आपके जो जो एवरेजेस हैं और जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। अब जब वो डिफरेंट होंगे तो उसके नतीजे में आपका रिजल्ट ऑल्टर हो जाएगा और जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी जगह कुछ और हो जाएगी। अब ये जो एडिशनल जो चीज निकल के आई है, दिस एडिशनल थिंग, दिस इज नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है जी, दिस इज नोन एज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल एंड उसकी वजह से सारी की सारी जो कहानी है वो सारी की सारी खराब हो जाती है। ठीक है जी, नाउ पहले हम जो है वापस से अपनी पुरानी वाली स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, एक चीज वहां पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे। ठीक है, ऑलराइट जी, तो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल के हवाले से बात करें। अब इसमें आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरी कहानी जो डिस्कस की अभी हमने, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं, न्यूसेंस वेरिएबल भी कहते हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कहते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि जो भाई आपका जो भी तरीका कार था, जिस तरह से भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसने उसमें इंटरवीन कर दिया और आपका जो पूरा जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रोटोकॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। Any factor that is not directly related to the purpose of the study but it may affect the independent variable। ठीक है जी, मेरा मकसद ये नहीं था कि जी मैं ईटिंग हैबिट्स को देखती फिर, लेकिन उन ईटिंग हैबिट्स के नतीजे में मेरे तो रिजल्ट का की बर्बादी हो गई। ठीक है जी, तो वो जो चीज है, इसकी एक और एग्जांपल दूं। अभी रिसेंटली मैं अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। ठीक है, उसमें हमने क्या किया कि हमने रैबिट्स लिए थे, रैबिट्स पे कट लगा के और उनको पर किसी दवा का इफेक्ट देखना था। अच्छा जी, उसमें क्या हुआ कि हमने 3 ग्रुप्स में रैबिट्स को डिवाइड किया और हर ग्रुप को एक दवा जो है वो असाइन कर दी। अब हुआ ये कि उसमें से जो कंट्रोल ग्रुप था वो तो दवा से ही जो उसको जो दवा दी गई थी, कंट्रोल दवा, जो कि मतलब स्टैंडर्ड मेडिकेशन थी, वो दी गई थी और उससे उसको इफेक्ट आया।
लेकिन एक जो ग्रुप था जिसके अंदर हमने मेडिकेशन जो थी वो रखी थी हमारी एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशन, उसमें क्या हुआ कि दो मसले हो गए। एक तो ये कि जो जो कट की जो डेप्थ थी और जो जो मतलब जो उसकी जो डायमेंशंस थी, जो नॉर्मल जो हमने डिसाइड किए थे कि इतना बड़ा कट और इतना डीप कट लगेगा, वो शायद किसी वजह से हाथ गलत पड़ने की वजह से एक जो एनिमल था उसकी जो थी वो डेप्थ कम पड़ गई, यानी जख्म बड़ा नहीं बन सका। फेयर इनफ, इट वाज नॉट दैट इट वाज नॉट दैट इक्वल टू द अदर कट्स व्हिच वर प्लेस्ड ऑन अदर एनिमल्स बॉडी। ठीक है, तो उसके नतीजे में हुआ ये कि जो है जब हमने 2 से 3 दिन का प्रोसेस रखा था ताकि जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए, 2 दिन के बाद फिर हम दवा लगाना शुरू करेंगे ताकि जख्म थोड़ा सा खराब हो जाए और उसके बाद फिर हम अपनी दवा का इफेक्ट देख सकें। अच्छा, ये काम हमने तमाम एनिमल्स पे किया था, यानी जो हमारा जो ट्रीटमेंट ग्रुप था उस पर भी किया था, जो कंट्रोल ग्रुप था उसके ऊपर भी किया था। अब हुआ क्या कि आपका कंट्रोल ग्रुप का जख्म तो थोड़ा खराब हुआ, लेकिन जो आपका जो ट्रीटमेंट ग्रुप था जिसमें आपने दवा लगानी थी उसका चूंकि जख्म ही गहरा नहीं बना था, तो वो जब हम जिस टाइम पे हम दवा लगाने के लिए पहुंचे तो वो जख्म हील हो चुका था। अब क्या हुआ, इफेक्ट तो आया ही क्योंकि स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से रिजल्ट खराब कैसे हुआ कि हमने दोबारा उस पर कट लगा दिया। वो जो सेकंड कट था वो थोड़ा ज्यादा डीप लग गया, उसके नतीजे में आपकी जो दवा जब लगाई उसको उसी ग्रुप में रखा, लेकिन जब उसको दवा लगाई तो उसका इफेक्ट सही टाइम पे नहीं आया। ठीक है, आपका जो रिजल्ट था वो खराब हो गया। वजह क्या हुई कि पहले आपका जो था कट डीप नहीं लगा, उस डीप नहीं लगने की वजह से स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो गई, ये एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ गया। अब जब स्पॉन्टेनियस हीलिंग आई तो उसको आपको दोबारा कट लगाना पड़ा, जब दोबारा कट लगाया तो उसकी वजह से वो डीप कट की वजह से वो हील प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं हुआ। तो दोनों जो वजूहत थी उसके नतीजे में हुआ क्या कि आपका जो ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल आया था उसके नतीजे में आपका जो ट्रीटमेंट ग्रुप था उसका एक एनिमल जो है वो जाया हो गया। रैंडम असाइनमेंट की गई थी, ऑब्वियसली आप कोई और एनिमल उस ग्रुप में डाल नहीं सकते थे। नेट रिजल्ट ये निकला कि वो जो है आपके जो नंबर ऑफ एनिमल्स, चूंकि हमने एक एहतियातन 1-2 एक्स्ट्रा रखे थे तो इस वजह से बचत होगी, हमें उस एनिमल की रीडिंग्स को हटाना पड़ा अपनी कैलकुलेशन में से, क्योंकि अगर हम नहीं हटाते तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा रिजल्ट जो था वो खराब हो जाता। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल ये होता है जो आपके रिजल्ट्स को खराब कर देता है बगैर किसी वजह के। आपके वहमो गुमान में भी कहीं नहीं होता कि इस तरह की कोई चीज हो सकेगी और वो एकदम से आपका जो रिजल्ट है वो सारा का सारा बर्बाद होकर रह जाता है। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास, अच्छा एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं यानी एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं यानी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने एक अपना जब पीएचडी का थीसिस किया था तो उसमें मैंने एक काम ये किया था कि जब मैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी तो ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम आ सकता था, मुझे ब्लड शुगर चेक करना था पेशेंट का और अपनी दवा डाल के लगा के चेक करना था। तो मैंने जो है उसके लिए क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकता है, और वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होगा कि हर कोई अपनी मर्जी का खाना खाएगा। से फॉर एग्जांपल मैं एक पेशेंट का मैंने जो प्रोटोकॉल रखा वो कुछ इस तरह से रखा कि फास्टिंग में लोग आएंगे मेरे पास, ठीक है, और फास्टिंग में आके वो जो है मुझे मतलब अपनी रीडिंग्स देंगे। पहली रीडिंग में फास्टिंग में लूंगी, फिर उनको मैं नाश्ता दूंगी, नाश्ता मतलब वो करेंगे, और नाश्ता करने के बाद फिर अगले 2.5 घंटे तक हम हर आधे घंटे के बाद उनका ब्लड सैंपल लेंगे, हमने शुगर टेस्ट करनी थी। ठीक है, अच्छा ये हमारा पूरा प्रोटोकॉल था। अब उसमें क्या था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नाश्ते में पराठा लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो खाली चाय पीते हैं, कुछ फीकी चाय पीते हैं, कुछ मीठी चाय पीते हैं, कुछ बिस्किट खाते हैं, कुछ फ्रूट खाते हैं। अब हर किसी का बिल्कुल अलग अलग अगर जो खाने का है तरीकाकार, तो उसके नतीजे में मेरी रीडिंग्स में मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कंफाउंडिंग आ सकती थी कि मैं जो हूँ मतलब ये हो सकता था कि जी से फॉर एग्जांपल जिसने अंडा पराठा खाया है उसका शुगर लेवल ज्यादा बूस्ट कर जाए क्योंकि उसने ढेर सारा घी भी लिया है, फ्राइड पराठे में भी घी डाला उसने, जाहिर सी बात है एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा, अंडा भी खाया उसने। दूसरा बंदा जो बेचारा खाली चाय पी के एक कप चाय पी के बैठा है, हो सकता है उसमें शक्कर भी पूरी ना हो, तो उसका ब्लड शुगर लेवल
नहीं बढ़ेगा इतना। अब जब वो नहीं बढ़ेगा तो मेरा रिजल्ट तो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस अच्छा एवरेज निकाल भी रहे हैं तो लेकिन आपके पास एक बेसिक पैटर्न तो होना चाहिए। तो जो मैंने काम किया वो ये किया कि मैंने कहा कि नहीं, हम इस पूरे स्टडी प्रोटोकॉल के दरमियान जब तक भी पेशेंट हमारे पास होगा, नाश्ता हम उसको प्रोवाइड करेंगे और सबका एक जैसा, एक ही इक्वल डाइट प्लान के साथ और इक्वल कैलोरीज का नाश्ता हम प्रोवाइड करेंगे। अब उसमें हुआ क्या फायदा कि ये जो एक जो खाने का जो वेरिएबल था ना, कि जी फॉर एग्जांपल इसकी वजह से जो ब्लड शुगर, अच्छा अब उसके बावजूद भी ब्लड शुगर लेवल्स आगे पीछे हुए, लेकिन चूंकि नाश्ता हमने सबको एक जैसा दिया था और वो हमारे सामने ही बैठे हुए थे और उन्होंने उसके अलावा कुछ नहीं खाया था, तो ये बात तो निकल गई कि जो इनका ब्लड शुगर बढ़ रहा है वो उनके गलत खाने की वजह से बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनका जो 14 घंटे का फास्ट था, 14 घंटे के फास्ट के बाद जब आके उन्होंने अपना फास्टिंग लेवल दिया तो ऑब्वियसली वो फास्ट सबका 14 घंटे का था, किसी का भी उससे ज्यादा का नहीं था ना उससे कम का था। नेट रिजल्ट क्या निकला कि उनकी जो रीडिंग्स आ रही हैं उसमें जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं वो पर्सन टू पर्सन एरर आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आप आगे चलें, फिर आपने उनको नाश्ता भी एक जैसा दे दिया, 300 किलो कैलोरीज का नाश्ता सबको एक जैसा दिया, जिसमें उबला भांडा था, एक फ्रूट था, ब्रेड के 2 पीसेस थे, उसके ऊपर मक्खन या क्रीम वॉटेवर जो भी लगा हुआ था, साथ में उसकी चाय थी जो कि मीठी चाय थी। तो मतलब ये टोटल मिला के इनका 300 कैलोरीज का नाश्ता सबको एक जैसा कराया। उस सब एक जैसे नाश्ता करने के नतीजे में हमारा जो ईटिंग हैबिट का जो कंफाउंडिंग वेरिएबल था वो हट गया। अब इसके बाद जो लेवल्स आए वो उसी नाश्ते के नतीजे में आए, तो वो उस पर्सन की डिजीज प्रोसेस को बता रहे हैं कि अगर उसके बावजूद वो कंट्रोल से बाहर उसका शुगर लेवल आया एक मरीज का और दूसरे मरीज का नहीं आया है, तो हम उसको इजीली ग्रुप कर सकते हैं इनटू डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक ग्रुप्स, ठीक है जी। अब इस तरह की जो चीजें हैं वो फिर आपको मतलब पहले से सोचना, एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज ध्यान में रखना कि जी आपने जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स इस एटलीस्ट इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल मोटे मोटे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उन सबको आपको पहले से सोचना भी होगा और फिर उनके हिसाब से उसके ऊपर काम भी करना होगा। जैसे आप देखें, जो मैं आपको जो रैबिट्स वाला जो मैं बता रही हूँ हमारे दिमाग में भी नहीं था कि जी स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो सकती है। अब उसकी वजह से हमारा रिजल्ट कितना खराब हुआ, हमें मजीद एनिमल्स डालने पड़े, ग्रुप को सेट करना पड़ा, व्हाटएवर, मतलब टेंशन आ जाती है ना। वो टेंशन खत्म करने का तरीका क्या है कि जब आप पेपर वर्क कर रहे हो तो उस टाइम पे ही तमाम चीजों को सोच लिया जाए अच्छी तरह। और सोचने के लिए क्या है, क्या क्यों किस तरह से सोचा जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, बहुत सारे लोग अपने ये वाले एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो दैट इज वेयर यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम। फिर आप वो तमाम चीजों को जब अपने बड़ों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, अच्छा डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने ये काम कर लिया एंड नाउ वी आर परफेक्ट, ठीक है, एमफिल हो गया, हम परफेक्ट हो चुके हैं, अब हमें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। लोग जो हमें बेवकूफ बनाएंगे, अहमक करेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे और हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। सिंपली जो भी बंदा है अगर अपनी रिसर्च से आपको कोई एक्सपीरियंस दे रहा है तो दैट मीन्स कि आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए और उससे लेना भी चाहिए। किसी भी सीनियर से मशवरा करने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है। क्यों? इसलिए कि वो अपना जाती एक्सपीरियंस शेयर करेगा। हो सकता है कि आपके वो काम का ना हो, लेकिन किसी जगह पे वो उस एक्सपीरियंस के दरमियान की कोई एक लाइन आपको हेल्प आउट कर जाए कि नहीं जी इस तरह नहीं, इस तरह कर लेते हैं, और उससे आपको फायदा भी हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो हैं या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो हैं वो अच्छा खासा आपका रिजल्ट का मतलब बर्बादी मचा देते हैं उसमें। कंफाउंडिंग डिक्शनरी मीनिंग में ये कि प्रोड्यूस कंफ्यूजन और टू कॉज सरप्राइज, जो कि सरप्राइज इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया। कंफाउंडिंग इन्फ्लुएंसेस बैडली ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कंट्रोल करना पड़ता है उसको। इट कंटामिनेट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल मास्किंग द ऑब्वियस इन्फरेंस एंड रिजल्ट एनालिसिस, जो ऑब्वियस इन्फरेंस आ रहा होता है उसमें ये अफेक्ट करता है। In an experiment, independent variable typically has an effect on dependent variable. Obviously, आप रखते ही इसी तरह से हैं कि उसका इफेक्ट आना होता है। For example, research study कर रहा है lack of exercise leading to weight gain. Then lack of exercise is independent variable and weight gain is dependent variable. Confounding variable कुछ भी हो सकता है। Say for example, एक बंदा है वो कह रहा है मैं एक्सरसाइज नहीं करता बिल्कुल, और वो फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दे, या वो से फॉर एग्जांपल आपने लैक ऑफ एक्सरसाइज रखी, वेट गेन रखा, आप उसमें जो है वो डाइटिंग का पैरामीटर डालना भूल गए, आप कंसिडर करना ही भूल गए, पता चला आधे से ज्यादा लोग डाइटिंग पे थे, ठीक है। वेट लॉस आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा
जो कि यूजुअली जो कि देखो डाइट का जो पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, लेकिन वो खाना भी ना होने के बराबर खा रहा है, ठीक है, उसका वेट नहीं गेन होगा। अब लेकिन उसके मुकाबले में एक बंदा है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, हर आधे 2 घंटे के बाद वो कुछ खाता है, उसके बाद भी वो बिस्तर पे पड़ा रहता है, फिर वो खा लेता है, मतलब उसका खाना हजम भी हो जाता है, वो फिर भी खाना खा लेता है, तो जो उसका जो वेट गेन होगा वो उसमें, और जो भूखा पड़ा मर रहा है बिस्तर पे उसमें बहुत फर्क आ जाएगा, ठीक है जी। और उसी की वजह से आपके रिजल्ट्स भी खराब होंगे। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल लैक ऑफ एक्सरसाइज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेट गेन डिपेंडेंट वेरिएबल, बीच में आ गया डाइटिंग, और वो डाइटिंग में आपका पूरा जो रिजल्ट था, उसके जो इन्फ्लुएंस थी, उसका मतलब नाश मार दिया, ठीक है जी। इस तरह हो सकता है। दे आर लाइक एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर हैविंग अ हिडन इफेक्ट ऑन योर, अच्छा ये एक और फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि अफेक्ट कर रहे होते डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है जी। तो दे आर बेसिकली सेड टू हैव अ हिडन इफेक्ट ऑन योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम आ जाती है। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो हैं वो बहुत बड़ा जो मेजर इशू खड़ा कर सकते हैं, वो एक वेरिएंस बहुत ज्यादा आएगा, और बायस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बायस का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे कि चलो छोड़ो, दफा करो, इसको बाईपास कर जाते हैं, ठीक है, मुझे तो रिजल्ट यही चाहिए, चलो मैं इसकी रीडिंग्स चेंज करके खुद ही से रिजल्ट बना लेता हूँ, दिस इज बायस। यूजुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस की जा रही होती है, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। आप 1 या 2 एनिमल्स ले रहे होते हैं और आप उसके 10 एनिमल्स की रीडिंग्स बना रहे होते हैं, दिस इज बायस, दिस इज इंटेलेक्चुअल बायस एज वेल। खाली एक्सपेरिमेंटल बायस नहीं है, इंटेलेक्चुअल बायस भी है, और ये चीज बहुत ही नामुनासिब है एक्सपेरिमेंट में। जितना काम किया है उतना ही शो करना चाहिए, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना जो है वो काफी मतलब रिसर्च एक ऐसी चीज है जो आपकी हिस्ट्री बना रही होती है। अब अगर आप उसके अंदर कुछ गड़बड़ करेंगे तो आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने वाली बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज वेरी, क्योंकि देखो आपका एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने 2 एनिमल्स पे काम किया, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, आपके दिमाग में जो रिजल्ट था आपने वो बना के जो है वो पब्लिश करा दिया, आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा था, आपका काम जो है वो बहुत नेचुरल फील हुआ ऑथर को, मतलब एडिटर को, और उसने वो पब्लिश कर दिया। आप ये समझ सकते हो कि दूरस्थ नतीजे क्या निकलेंगे। बहुत सारी दफा अभी तक रिसेंटली भी ऐसा हो रहा है कि लोग बाकायदा क्लेम करने लगे हैं, जर्नल के किसी भी आर्टिकल को उठा के कहते हैं हमने इसको रिप्रोड्यूस किया और इसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट आया। अब वहां पे देखो जाके जो रिसर्चर है वो कितना क्वेश्चनेबल हो सकता है कि नहीं भाई ये क्या कहानी हो गई, उनको फिर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी होती है, हमने ऐसा किया था, हमारा टाइमिंग्स ऐसे थे, हमने ये इस तरह किया था, मौसम वो था, ऐसा था वैसा था। अगर वो तमाम चीजों का दिमाग में ध्यान में नहीं रखा तो कहानी खत्म, ठीक है जी। तो आपकी रिसर्च जो है वो विड्रॉ हो जाती है उस जर्नल में से, जर्नल जो है वो आपके रिसर्च को डिसोन कर देता है। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल टू योर एक्सपेरिमेंट या जो आपका जो रिसर्च है उसके साथ, एंड यू शुड बी वेरी सिंसियर टू योर रिसर्च, ठीक है। और अगर बायसनेस आ रही है और आप हर दफा जो है वो गलत किस्म का डाटा लेके उस पर रिजल्ट बना रहे हैं, तो यू आर नॉट सिंसियर विथ योर रिसर्च वर्क, ठीक है जी। तो सिंसियरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिंसियरिटी नहीं होगी तो आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हो। सिंपल सी बात है, यू आर डिस्टॉर्टिंग द हिस्ट्री। इज दैट ओके? क्योंकि आज आपने जो कुछ किया है कल की तारीख में वो हिस्ट्री बन गई। इज दैट ओके? हाउ बायसेस कुड बी कंट्रोल्ड? एडिशन ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो बायस है आप उसको कंट्रोल किस तरह से करेंगे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने ये रखा है कि जी मैं वही वाला जो वेट गेन वाला जो कहानी थी उसी को सामने रखते हुए हम कर लेते कि वेट गेन के अंदर इंक्लूजन क्राइटेरिया ये रखा है हमने कि पर्सन शुड बी ईटिंग, मतलब उसकी एक तो फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर होगी, ठीक है, वो एक दिन में जी फलानी कैलोरी से ज्यादा जो है वो नहीं बर्न कर रहा होगा, ठीक है, प्लस उसका इतना कैलोरी इनटेक इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर उसका कैलोरी इनटेक इतना है तो आपने क्या किया, पहला जो कंफाउंडिंग था उसकी जो ईटिंग हैबिट का उसको ओवरकम कर लिया। इंक्लूजन क्राइटेरिया में आप डाल रहे हैं कि जी इतनी कैलोरीज से इतनी कैलोरीज तक का जो बंदा है वो हमें एक्सपेरिमेंट में चाहिए, इससे ऊपर या इससे नीचे वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है जी। उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका जो एक कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में यही है कि जी जो इससे ज्यादा की जी फलाने कैलोरीज बर्न करने से ज्यादा की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं
उनको आप एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि उसकी वजह से आपके रिजल्ट में अफेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा ये कि जी फलानी कैलोरी से फलानी कैलोरीज तक के जो लोग हैं जो इससे ज्यादा या इससे कम इनटेक कर रहे हैं, हम उनको उसमें से हटा देंगे। कम इनटेक वाले भी आपका रिजल्ट खराब करेंगे, ज्यादा इनटेक वाले भी आपका रिजल्ट खराब करेंगे। तो आपके पास कैलोरी इनटेक का एक मखसूस क्राइटेरिया आ जाएगा, उसके नतीजे में जो है आपका बायस जो है वो कंट्रोल हो सकता है, मतलब बिल्कुल ओवरकम ना भी हो सके तो अच्छा खासा कंट्रोल हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है कंट्रोल ग्रुप। आप ऐसी आंखें बंद करके जी एक बंदा है उसको लेके आप, एक जो ग्रुप है उसको लेके अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते और आप उसको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके साथ मैच कर रहे होते हैं, उसमें काफी मसाइल आ जाते हैं। उसके मुकाबले में ज्यादा बेहतर होता है कि आप जो है वो क्या करें कि आप एक कंट्रोल ग्रुप ऐड कर दें। कंट्रोल ग्रुप ऐड कर दें, अब उसको भी उसी एनवायरमेंटल कंडीशंस में रखें जिसमें आपका ट्रीटमेंट ग्रुप चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद उनके आपस में रिजल्ट चेक कर लें। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, वहां पे मैंने अपना एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल शेयर किया कि जी हमने इस तरह काम किया और उसके नतीजे में हमारा ये रिजल्ट आया। तो बिहेवियरल स्टडीज थी रैट्स की। अच्छा, टाइमिंग्स उसके जो रखे थे वो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक रखे थे। तो जब मैंने ये सारा टाइम वगैरह सब बताया तो हमारे सामने जो एक रिसर्चर बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि आपने ये जो टाइम रखा तो क्या आपने जो एनिमल्स है उनकी साइकिल चेंज की है, स्लीप साइकिल चेंज की है? यानी जो आमतौर पे एनिमल्स क्या कर रहे होते हैं कि 24 आवर्स नाइट जागते हैं, सॉरी 12 आवर्स नाइट वो जागते हैं और 12 आवर्स डे में सोते हैं। ठीक है जी, ये उनका नॉर्मल है। उसकी जो रिवर्स स्लीप वेक साइकिल होती है वो किस तरह होती है कि आप एनिमल हाउस में उनको रात के टाइम पे तेज रोशनी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है उस वक्त सो जाएं, और दिन के टाइम पे जो है उनको कम रोशनी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो जागे। ठीक है जी, दिस इज रिवर्स स्लीप वेक साइकिल। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये नहीं किया है तो फिर भी कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें रिवर्स साइकिल के बावजूद भी आपका एनिमल दिन में सो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से आपके रिजल्ट्स के आने में, जैसे बिहेवियरल रिजल्ट्स हैं उनके आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यूजुअली अगर आपने 6 एनिमल्स का डाटा रखना है अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो यू हैव टू एनालाइज एटलीस्ट 9 to 10 एनिमल्स सो दैट यू कैन बी वेरी श्योर ऑफ द डाटा विच यू आर पुटिंग इन योर रिजल्ट्स। क्योंकि उसमें आपके बहुत दफा ये होता है एनिमल जो है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान ही सो गया, पैरेटिस के ऊपर पड़े पड़े। अब आपके रिजल्ट्स कैसे आएंगे? ऑब्वियसली आपको उस एनिमल के रिजल्ट्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब ये जो चीज हुई, तो जब मैंने ये प्रोटोकॉल अपना सामने रखा तो जो एक ज़ूलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि देखें आप जो ये काम कर रही हैं इससे तो आपके रिजल्ट्स कभी सही नहीं आएंगे। ये वाले जो बिहेवियरल स्टडीज हैं ये हमेशा रात में की जाती हैं क्योंकि एनिमल्स रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं। ठीक है, तो आपका तो रिजल्ट ही सही नहीं आया। अब हम हैरान परेशान, उस वक्त तो जाहिर सी बात है बात ही नहीं समझ में आई। मैंने कहा लो भाई ये तो रिजल्ट भी पब्लिश हो गया और ये कह रहे हैं कि रिजल्ट ही सही नहीं आया, तो अब इसका मैं क्या करूंगी? मतलब मैं परेशान हो गई। उस पे वहां पे जो एक और खातून बैठी हुई थी उन्होंने कहा देखें ये चीज इन्होंने ओवरकम कर ली है, यू कैन नॉट से कि रिजल्ट जो है वो इनवैलिड है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा आप ये देखिए कि इनके जो ग्रुप्स हैं उसमें 5 ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं और एक कंट्रोल ग्रुप रखा है इन्होंने। और कंट्रोल ग्रुप रखा ही इसलिए जाता है कि एग्जैक्ट सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में और जो भी डे टाइम या व्हाटएवर जो भी था उसमें जो नॉर्मल एनिमल का जो बिहेवियर है बगैर ट्रीटमेंट के उसको कंपेयर करेंगे आप ट्रीटमेंट ग्रुप से। आप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्लीप वेक साइकिल है उसकी बात नहीं कर रहे। सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में पैदा होने वाले और रहने वाले एनिमल्स को जब आप कंट्रोल ग्रुप के तौर पे रखते हैं तो उसके नतीजे में ये होता है कि जो उनका बिहेवियर है वो कंट्रोल हो जाता है। उस कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले में आपने ट्रीटमेंट ग्रुप को चेक करना है, वो चीज जो है उसके नतीजे में इनका रिजल्ट जो है वो वैलिड है। आप ये नहीं कह सकते कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो इनवैलिड आए होंगे क्योंकि सेम जो टाइमिंग्स थी उनके। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए मुझे कि आपने किस तरह से किया था, हर रोज आप कितने एनिमल्स करती थी और क्या करती थी? मैंने कहा देखिए जी हमारे पास 6 ग्रुप्स थे और 6 ग्रुप्स में से चूंकि जो नॉर्मल तरीका कार्य वो ये कि आपका एक दिन में 6 से 7 एनिमल से ज्यादा आप एनालाइज नहीं कर सकते पूरा दिन लगा के भी, क्योंकि अगर आप 8:30 बजे सुबह भी शुरू करते हैं तो 8:30 बजे जब आप डोज देंगे तो 1 घंटे के बाद यानी आप एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे 9:30 बजे। 9:30 बजे शुरू करेंगे और आधे घंटे का एक्सपेरिमेंट एक एनिमल पे लगाएंगे
तो 6 या 7 एनिमल से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बाद 1 बज जाएगा, और 1 बजे चाहे आप कुछ भी कर लें, इनके सर पे भोंपू बजाना भी शुरू कर दें, एनिमल्स हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर पड़ के, ठीक है। तो अब आप उसके बाद का टाइमिंग तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उन्होंने कहा बस बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करती थी उसमें? मैंने कहा हर ग्रुप में से एक एनिमल उठा लेती थी मैं डेली के हिसाब से। यानी से फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ग्रुप में जो 5 ट्रीटमेंट्स थी, सब में से एक एक एनिमल उठाया और साथ में एक कंट्रोल उठा लिया। एक दिन में ये 6 एनिमल्स हो गए। अगले दिन फिर इसी तरह से यही करके, और 6 दिन के अंदर हमने 6 एनिमल्स जो थे ग्रुप के वो कंप्लीट किए। तो मतलब डेली एक कंट्रोल हुआ। तो कहने की जो भी टाइम या जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था, मैंने कहा वो सारा का सारा हर कंट्रोल ने बर्दाश्त किया डेली के हिसाब से। और उसमें यह था कि जी अगर फॉर एग्जांपल हमने एयर कंडीशन रूम के अंदर काम किया है तो 6 के 6 दिन एयर कंडीशन चल रहा था। या फिर अगर हमारे पास एयर कंडीशन का प्रॉब्लम था तो जो गर्मी पहले दिन रखी गई वही गर्मी आखिरी दिन तक मौजूद थी। हाँ, ये जरूर है कि एनवायरनमेंट में आगे पीछे होता रहता है टेम्परेचर का, लेकिन वो ये का पंखा चल रहा है नॉर्मल। एक जो बीइंग रिसर्चर, जितना टेम्परेचर मैंने डेली के हिसाब से फील किया वो सेम हर रोज वैसे ही था। तो उन्होंने कहा तो बस फिर तो ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट वैलिड है, क्योंकि आपने टेम्परेचर भी मेंटेन किया, आपने कंट्रोल ग्रुप भी रखा। तो अब उसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है वो तमाम का तमाम जो है वो कंपेरेबल हो गया है टू द कंट्रोल, तो दैट इज मोर देन इनफ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये देखें, ये चीजें डिस्कशन से सामने आती हैं। तो ये कंट्रोल ग्रुप रखने का फायदा आपको समझ में आया कि जो 2 मिनट पहले मेरी पूरी रिसर्च जो है वो इनवैलिड क्लेम कर दी गई थी, वो दोबारा से वैलिड क्लेम हो गई जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताने के लिए सिर्फ ये एग्जांपल दिए मैंने। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायस एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर बायस या कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, उसको कैसे एड्रेस करना है, वो चीज बहुत जरूरी है। ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल एज मच एज पॉसिबल। जैसे कि अभी हमने कहा कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रख लिया, कंट्रोल ग्रुप रख लिया, टेम्परेचर मैक्सिमम मेंटेन कर लिया। यूजुअली टेम्परेचर बड़ा मसला कर रहा होता है। आपने तमाम एनिमल्स को या तमाम एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को एक ही टेम्परेचर में रखना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां का इलेक्ट्रिसिटी पावर, वो तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, वो जो पानी वानी पी रहे हैं उनके लिए जो भी सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं वो सब एक जैसी रहनी चाहिए, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जो आपका जो बिहेवियर है तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। किसी भी किस्म की पर्सनल ग्रज या डिसरिस्पेक्ट किसी एक के लिए और किसी एक के लिए बहुत ज्यादा अल्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च मतलब रिस्पेक्ट वगैरह इस तरह का कोई चीज नहीं होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपके कुछ रिलेटिव्स भी हैं तो उन रिलेटिव्स को भी आप उसी तरह से डील करेंगे जिस तरह से बाकी के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। कहीं पे भी एक्स्ट्रा फेवर कहीं पे नहीं दिखना चाहिए। ये बहुत सारी, क्योंकि जब अगर हम ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामने आपके बैठे हुए आपको नजर आ रहा है कि जी फलाना बंदा उसके साथ एक्स्ट्रा फेवर हो रहा है, मुझे तो जो जरूरी चीजें वो भी नहीं दी जा रही, तो डिमोरलाइज हो जाता है और वो जो मेंटल स्ट्रेस है वो फिर आपके लिए एक कंफाउंडिंग फैक्टर बन जाता है। उसका भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। कंट्रोल ग्रुप जो है, एडिशन ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप इज हेल्पफुल एज इट rules out the effect of extraneous variable and acts as a comparator for experimental group। अभी आपके सामने ये पूरी तफसील डिस्कस किया मैंने। is important when it is compared with a new medication, could be used as a standard medication group, प्लासिबो ग्रुप या नो ट्रीटमेंट ग्रुप। या आप 3 तरीके से रख सकते हैं कि जी खाली प्लासिबो खिला दिया। यूजुअली ह्यूमन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये अनएथिकल है कि उनको नो ट्रीटमेंट ग्रुप में रखा जाए। तो आमतौर पे जो क्लिनिकल जो स्टडीज होती हैं उसके अंदर नो ट्रीटमेंट ग्रुप का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं रख सकते हैं जिसमें आप कोई ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहे। पेशेंट सेम है, कंडीशन सेम है, तकलीफ भी वो उतनी ही उठा रहा है और उसको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रही, तो दैट्स वेरी अनएथिकल। तो मतलब डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है, उसके अंदर जो है एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स के अंदर लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट यूज नो ट्रीटमेंट ग्रुप फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट्स इफ दे आर डिजीज। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वॉलंटियर्स आ रहे हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स पे काम हो रहा है, तो फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हेल्दी वॉलंटियर्स नहीं है, डिजीज पेशेंट्स उठा रहे हैं आप, तो उसमें नो ट्रीटमेंट ग्रुप का कोई चांस नहीं है। प्लासिबो ग्रुप है, हाँ प्लासिबो के बारे में सोचा जा सकता है क्योंकि पेशेंट जो है उसको पता है कि मुझे मेडिसिन मिल रही है, आपको मालूम है कि उसके अंदर प्लासिबो है, उसके अंदर मेडिसिन नहीं है। अगर तो पेशेंट के साथ आप जो है इतना ब्लाइंडिंग टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं तो देन इट्स फाइन, इट्स ओके, आप प्लासिबो ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आइडियली बिल्कुल आइडियली
स्टैंडर्ड मेडिकेशन ग्रुप जो है वो बेस्ट कंट्रोल ग्रुप के तौर पे आता है क्लिनिकल स्टडीज के अंदर। हमेशा याद रखिएगा कि क्लिनिकल स्टडीज में आपके पास जो स्टैंडर्ड मेडिकेशन है आप उसको कंट्रोल ग्रुप में रख लें, आपके पास जो नई मेडिकेशन आ रही है आप उसको ट्रीटमेंट ग्रुप में रख के आपस में कंपेयर कर लें। ये एक्सेप्टेबल भी है, एथिकल भी है, और पेशेंट के लिए जो है वो नुकसानदेह भी नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट उसको मेडिकेशन तो मिल रही होगी ना अपनी डिजीज के लिए। इट इज हेल्पफुल फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल, ऑब्वियसली इट इज हेल्पफुल इन लेबोरेटरी सेटिंग्स बहुत ज्यादा। जैसे अभी मैंने आपको बताया एनिमल्स वाला, अगर आपके पास कंट्रोल ग्रुप्स नहीं है, यकीन करें आपकी एक्सपेरिमेंट्स कचरा हो जाता है, कचरा। पूरी मेहनत, सारा पैसा, सब के सब जो है वो चूल्हे में डूब जाता है अगर आपके पास कंट्रोल ग्रुप नहीं है। कंट्रोल ग्रुप के बगैर तो आप सोच ही नहीं सकते लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ठीक है जी, बट जैसे कि मैंने कहा कि क्लिनिकल सेटिंग्स में जो है वो प्रैक्टिकल रीजंस और एथिकल रीजंस की वजह से जो है आपको मना है कि आप कंट्रोल ग्रुप जो है वो किस तरह का रखें कि जी आपने कंट्रोल किस तरह से रखना है, कन्वेंशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, उसके साथ आप तो कंट्रोल रखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। प्रोटोकॉल क्या है भाई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एग्जामिनर शुड इंश्योर दैट एक्सट्रेनियस फैक्टर्स आर रिमूव्ड कंप्लीटली, जो कि आमतौर पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर नहीं तो अगर फिर भी ऐसा है तो तमाम ट्रीटमेंट ग्रुप शुड हैव दैट काइंड ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मतलब दे शुड बी एक्सपोज टू दैट एक्सट्रेनियस वेरिएबल। से फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने कहा टेम्परेचर वाला मामला, क्या आपको लग रहा है कि आपकी एक जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर अगर तो आपको मतलब 24 डिग्री के ऊपर पेशेंट को रखना है, ठीक है, आपके जो ट्रीटमेंट ग्रुप के जो पेशेंट हैं वो तो 24 डिग्री पे हैं, लेकिन जो आपके कंट्रोल के जो पेशेंट्स हैं वो 24 नहीं 28 या 32 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर बैठे हुए, तो क्या होगा उसके नतीजे में? आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है जी, अब ये जो चीज है ना, या तो आप ये करें कि जी तमाम जो कंट्रोल ग्रुप है और जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उन सबको 24 पे ले जाएं, ठीक है, यानी एयर कंडीशन में बिठाएं, 24 डिग्री सी के एयर कंडीशन रूम में बिठा के और फिर उनको टेस्ट करें, या ट्रीटमेंट ग्रुप को भी उठा के 32 डिग्री पे ले जाएं अगर आप उनको अंदर नहीं ला सकते तो। क्यों? इसलिए कि वो फिर तमाम के तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक ही जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर को, एक्सट्रेनियस फैक्टर को एक्सपोज हो, ताकि उन सब का, जैसे वही वाली बात कि अगर एनिमल दिन में सोता है रात में जागता है तो कंट्रोल ग्रुप का एनिमल जैसा बिहेव कर रहा है हम उसको, यानी वही जो स्लीप वेक साइकिल ऑल्टर हुई थी ना, तो आपने कंट्रोल ग्रुप डालने की वजह से आपकी स्लीप वेक साइकिल का जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करना है कि फिर एक्सट्रेनियस फैक्टर जो है या तो रिमूव कर दें कंप्लीटली, अगर नहीं रिमूव हो सकता तो तमाम ट्रीटमेंट ग्रुप के ऊपर वो एक्सट्रेनियस फैक्टर आना चाहिए, ताकि फिर उस इफेक्ट को आप रूल आउट कर सकेंगे जी इतना इफेक्ट खत्म, क्योंकि ये सबके ऊपर आए। कंफाउंडिंग फैक्टर्स कैन बेस्ट बी अवॉइडेड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, एसी लगा देंगे, तमाम चीजों को देख लेंगे, स्लीप वेक साइकिल सेटल कर देंगे, आपकी लेबोरेटरी में आप एक जैसा माहौल क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन क्लिनिकल सेटिंग्स में ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कंट्रोल्स नहीं कंट्रोल हो पा रहे होते, ये मैं आपको बता दूं। तो इट इज एडवाइजेबल दैट एटलीस्ट सफिशिएंट कंट्रोल शुड बी इंश्योर्ड, जितना मैक्सिमम कंट्रोल करवा सकते हैं आप वो जरूर करवा दें। Confounding should be identified with precision, and at least environmental confounders should be avoided as much as possible. Like lighting का जो mechanism है, सबकी एक जैसी लाइटिंग मिलनी चाहिए, किसी को डिम किसी को ब्राइट लाइट नहीं देनी चाहिए। टेम्परेचर जैसे एसी का मैंने आपको बताया, अब कोई अगर फॉर एग्जांपल मुझको एलर्जी है कि जी मैं जो है बाहर जो परिंदों की आवाजें होती हैं उनसे मैं अफेक्ट होती हूँ, तो जैसे कि अभी आपको पीछे से आवाज आ भी रही होगी, कंटिन्यूसली कौवा जो है वो काएं काएं कर रहा है, अब मुझे उससे अगर इरिटेशन हो रही है या मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटिंग रखी है और मेरे जो पेशेंट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो अगेन या तो मैं ये करूंगी कि कमरे को साउंड प्रूफ कर दूंगी ताकि बाहर की कोई भी आवाज ना आए। अब साउंड प्रूफ कमरा करना आना एक मतलब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें पैसे बहुत लगते हैं। उस चीज के बजाय फिर क्या होगा कि जी मुझे सारे जो पेशेंट्स हैं उन सबको कौवे की आवाज को एक्सपोज करना पड़ेगा, यानी कौवे की आवाज अगर बाहर कौवा चिल्ला रहा है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे जो है वो उस एक्सपेरिमेंटल सेटिंग के दौरान कौवे की आवाज का इफेक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि सबके ऊपर एक ही जैसा जो अनबियरेबल इफेक्ट है वो आए, ताकि सबके जो मेंटली जो स्ट्रेस आता है कौवे की आवाज की वजह से वो सबको ऊपर आए। ठीक है, ताकि फिर मैं उनके हिसाब से फिर रीडिंग ले सकूं।
स्केड्यूलिंग इस तरह से करें कि जी तमाम से फॉर एग्जांपल दिन के टाइम पे गर्मी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आपकी जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उससे प्रॉब्लम भी होगा, तो आप पेशेंट की स्केड्यूलिंग इस तरह से करें, उसको इस तरह से बुलाएं कि या तो सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो, उसको ठंडे ठंडे फारिग कर दें, या फिर उसको शाम के टाइम पे बुलाएं 4 बजे के बाद, ताकि वो आराम से आए, सुकून से बैठे और फिर ठंडे मौसम में वो आप उसके साथ जो है वो उसके जो भी पैरामीटर्स हैं उनको चेक कर सकें। पेशेंट्स आउटसाइड द एक्सपेरिमेंट जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं वो उनकी लिमिटेशन, वो आपकी लिमिटेशंस हो जाती है, क्योंकि उनका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। से फॉर एग्जांपल हमने ये डिसाइड किया है कि जी हमारे पास, हमारे दिमाग में ये बात मौजूद है कि हमारा जो पेशेंट है वो हेल्दी डाइट लेता होगा और ये होता होगा और वो होता होगा और उसका इस तरह से जो है वो फिजिकल इतनी एक्टिविटी करता होगा, हमारे पास एक्सपेक्टेड है, हमने पूछा नहीं है मरीज से, ठीक है। अब क्या हुआ कि जी कुछ अरसे तक तो मैं मरीज जो था वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक था, यानी मूवमेंट भी नहीं कर रहा, उसके बाद एकदम से बैठे बैठे उसको कुछ हो गया और उसने वॉकिंग करनी शुरू कर दी। बट चलो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ स्टॉप से पहले जो है वो घर तक जो वो रक्षे में आता था, उसको रक्षे का किराया ज्यादा लगना शुरू हो गया, उसने रक्षा बंद कर दिया, पैदल चल के आ रहा है घर तक। अब जो ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर क्या हुआ कि जो 4 किलोमीटर वो रक्षे में बैठ के आता था, वो 4 किलोमीटर उसने चलना शुरू कर दिया, उसकी फिजिकल एक्टिविटी 10 गुना बढ़ गई। अब पहले वो 40 कदम चलता था, अब वो 4000 कदम चल रहा है, तो अब मुझे बता दो कि मतलब कैसे चलेगा ये काम, ठीक है। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका जो इफेक्ट है वो आपके, मतलब इसकी जो वॉक है ये आपके कंट्रोल से बाहर है, आप उसको नहीं रोक सकते, उसको कोई मसाइल, जब भी तो उसको हो सकता है पैसों का मसला हुआ है, इतना रक्षा अफोर्ड ही नहीं कर सक रहा। अब अगर वो इस तरह की चीजें आपसे डिस्कस करेगा तभी आप उसके लिए कोई हल तलाश कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं, से फॉर एग्जाम्पल आप उसको रक्षे का किराया देंगे कि नहीं भैया आप चलने का काम ना करें, आप थक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, ये ले रक्षे का किराया मैं दे रहा हूँ आप इस्तेमाल, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ तो नहीं करेंगे। अगर 100 पेशेंट्स आपने रिक्रूट किए हुए हैं और 100 के साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो आप हर किसी को पैसे देंगे तो ये तो लोग फिर अपनी प्रॉब्लम तो बढ़ाते जाएंगे कि जी हमें तो एक्सपेरिमेंट के पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है जी। और ये चीज अनएथिकल है। अगेन मैं बता दूं, किसी भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा जो पैसे दिए जाते हैं, तो वो उसमें जो है आपको आपकी मर्जी का रिजल्ट खुद से बता देते हैं, हाँ जी ये हुआ था, आप जो चाह रहे हो बता दो, हम बता देंगे आप ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि आपने हमें पेमेंट की। तो ये तमाम चीजें जो हैं उनको अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ के इख्तियार के बाहर है, तो वो आपकी लिमिटेशन हो जाएगी। पता आपको जरूर होना चाहिए, डाइट हो गई, एक्टिविटी लेवल हो गया, मेडिसिन हैबिट हो गई, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई उसने एंटी डिप्रेसेंट खाने शुरू कर दिया आपको बताया बगैर, ठीक है जी, दवा का इफेक्ट, आपकी जो दवा का इफेक्ट था वो खत्म हो गया, आपको मालूम ही नहीं पता चला। अच्छा है स्ट्रेस लेवल्स स्पेशली इमीडिएटली बिफोर द स्टडी, उसको देखना जरूरी है। अब पता चला कि जी पिछले अरसे तक जब आपने रिक्रूट किया था पेशेंट को, ही वाज अ वेरी हैप्पीली मैरिड पर्सन, लेकिन बाय द एंड ऑफ द स्टडी जो है वो आपका जो है वो तलाक याफ्ता हो गया। तो अब उस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान में उसके ऊपर जो स्ट्रेस लेवल था वो भी आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये तमाम चीजें हैं, अब ऑब्वियसली इनको देखना, इनको अकाउंट में लेकर आना जरूरी है। और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे आपको अपना जो काम है उसकी, तो उसमें ये चीज मेंशन करना भी जरूरी है। बहुत जगह पे आपने आर्टिकल पढ़ते हुए देखा होगा, लिमिटेशंस का एक हेडिंग दिया हुआ होता है, उसमें बाकायदा से लिखा होता है कि जी फलानी फलानी चीजें थी जो कि हमारे इख्तियार से बाहर थी, एंड दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, ये बताना जरूरी होती है। फिर ये तमाम चीजें, या जो बायस है कि जी मरीज है फॉर एग्जाम्पल, उसने डॉक्टर को खुश करने के लिए कि जो डॉक्टर मुझे पैसे दे रहा है, उसने जो है वो अपनी उसकी पसंद के जो सिम्टम्स है उसमें यस बोल दिया, ठीक है। उस चीज से बचाने के लिए, वही अगेन कंपाउंडिंग है, उसको बचाने के लिए आप ब्लाइंडिंग का मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लाइंडिंग क्या है जी, व्हेन स्टडी सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर रिसर्चर्स आर नोन ऑफ द ट्रीटमेंट दे में अफेक्ट द रिजल्ट, दैट इज नोन एज द ऑब्जर्वेशनल बायस, कि भाई मुझे ट्रीटमेंट मिल रही है या मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। अगर मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है तो मैं हर चीज बुरी बुरी बोल रही हूँ, चाहे मुझे ऐसा मसले हो भी नहीं रहे। अगर मेरे को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है और डॉक्टर जो है वो मेरे साथ अच्छा नहीं है, मुझे डॉक्टर को गुस्सा आ रहा है, मैं अच्छा भी हो रहा था मैं बोलूंगी नहीं अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। या दूसरी सूरत में ये है कि जी बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि डॉक्टर मेरे साथ बहुत अच्छा और मुझे पैसे भी दे रहा है, या डॉक्टर खुद बोला कि जी ये मेरी मेडिसिन थी, इसको अच्छी तरह अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, इसको मुझे मार्केट करना है, हर सूरत में बायस रिजल्ट बना के दे दिया, ठीक है। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि ऑब्जर्वेशनल बायस में आती हैं। इसका मैकेनिज्म जो है उसको बताने के लिए आप ब्लाइंडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ब्लाइंडिंग मींस स्टडी पार्टिसिपेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू देम,
हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से ब्लाइंडिंग कुड बी ऑफ टू टाइप्स, सिंगल ब्लाइंड जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है उसको नहीं पता है लेकिन पेशेंट को मालूम है उसे क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट्स होती है कि आप कंपेयर कर रहे होते हैं ओरल मेडिकेशन को मसाज के साथ। ओरल मेडिकेशन किसी को मिल रही है, किसी को मसाज मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अब पेशेंट को ट्रीटमेंट का डिफरेंस तो पता है ना। तो वो फिर आप उधर वहां पे ब्लाइंडिंग सिर्फ किसकी कर रहे हैं, आपके जो रिजल्ट्स नोट डाउन कर रहा है उसे नहीं पता कि ट्रीटमेंट क्या मिली है पेशेंट को, पेशेंट के सिर्फ इफेक्ट नोट डाउन कर रहा है, तो वो अनअवेयर होगा ट्रीटमेंट में। डबल ब्लाइंड का मतलब ये है कि पेशेंट को भी नहीं मालूम और डॉक्टर को और ट्रीटमेंट जो रिसर्चर्स हैं उनको भी नहीं पता। यहाँ पे आ जाती है कोडिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये जो यूजुअली क्या होता है कि वो कोड ब्रेक करने का भी एक टाइम होता है, उससे पहले आप कोड भी नहीं ब्रेक कर सकते। आप सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं जस्ट बिफोर द स्टडी एनालिसिस। आप इवन यहाँ तक बहुत सारे लोग तो ब्लाइंडिंग में इस हद तक चले जाते हैं कि वो जो है वो जो स्टेटिस्टिशियन होता है इवन उसको भी जो है वो कोड नहीं ब्रेक करके देते, वो सिर्फ ये ग्रुप बता देते हैं कि जी ये फलाना ग्रुप है, ये फलाना ग्रुप है, इनका आपस में कंपैरिजन कर दो। जब कंपैरिजन हो जाता है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद जो कोड है वो खोला जाता है, उससे देखा जाता है कि जी ग्रुप ए जो था उसमें क्या ट्रीटमेंट थी, ग्रुप बी में क्या ट्रीटमेंट थी, उससे फिर आपको पता चलता है। दिस इज बाय फार द मोस्ट ऑथेंटिक वे ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही महंगा भी होता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है जी। आमतौर पे इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही होती, लेकिन सबसे अनबायस्ड रिजल्ट्स इसी के आते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल ऑफ इंटर सब्जेक्ट डिफरेंसेस, यानी आपके जो पेशेंट्स हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं उनको कैसे लिया जाए, उसके लिए आप क्या करते हैं कि होमोजीनस सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होते हैं। होमोजीनस सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जी फॉर एग्जांपल आपका जो कंट्रोल ग्रुप है और जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसमें एज सेक्स मैच्ड ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी जो एज ग्रुप आपने ट्रीटमेंट के लिए लिया वही एज ग्रुप आपने कंट्रोल के लिए लिए, जो सेक्स आपने ट्रीटमेंट के लिए लिया है वही सेक्स आप कंट्रोल के लिए लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने 50-50 जो है वो फीमेल मेल का रेशो रखा है ट्रीटमेंट ग्रुप के लिए, तो आपको 50-50 का मेल फीमेल रेशो रखना पड़ेगा इन योर कंट्रोल ग्रुप एज वेल। तो ये तमाम चीजें हो गई, इसको करने को आप होमोजीनियस सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, इस तरह से डिफरेंसेस कम से कम किए जा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने रैंडमली एलोकेशन की है, सारे बुड्ढे एक तरफ चले गए, सारे जवान एक तरफ आ गए, तो ऑब्वियसली कंट्रोल और जो ट्रीटमेंट है उसका डिफरेंस बहुत डिफरेंट आएगा और ऑब्वियसली आपके लिए वो किसी काम का रिजल्ट नहीं होगा। ब्लॉकिंग करते हैं, यानी आप पहले ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, फिर उनमें से जो है वो रैंडम सिलेक्शन की जाती है, ठीक है जी। मैचिंग जैसे मैंने आपको बता दिया था, यूजिंग सब्जेक्ट एज देयर ओन कंट्रोल, यानी आपने ट्रीटमेंट से पहले उनकी रीडिंग ले ली और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद सेम सब्जेक्ट की दोबारा रीडिंग ले ली और पेशेंट को अपना ही कंट्रोल बना दिया, ठीक है जी। यानी से फॉर एग्जांपल मैंने पहले ब्लड शुगर ले लिया, फिर मैंने जो शुगर लोअरिंग एजेंट है वो 2 से 3 हफ्ते के लिए दे दिया और उसके बाद फिर उसी की दोबारा से रीडिंग ले ली, तो प्रीवियस और इसका जो डिफरेंस आएगा उसको फिर कंपेयर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। स्टैटिस्टिकली आप इस इंटर सब्जेक्ट डिफरेंस को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं कि देयर इज अ टेस्ट व्हिच इज नोन एज एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपका जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है उसको आप कोवेरिएट के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी आपको उसको भी उसमें इस्तेमाल करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आपका जो कोवेरिएट के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके नतीजे में फिर जो आपका रिजल्ट होता है एडजस्टेड रिजल्ट, वो देख लेते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों के दरमियान में, ठीक है जी। So this was all for today. Thank you so much for being with me. कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। Thank you so much. जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।